So student, we have discussed the classification, importance of classification and different levels of classification. Now we are going to discuss the next part of taxonomy, which is the norms, scientific naming of living organism. तो उससे related हमारे पास एक binomial nomenclature का law मौजूद है. Binomial nomenclature. Binomial nomenclature are introduced by Carl Linnaeus. Carl Linnaeus ने क्या किया था? He is also known as the father of taxonomy. He introduced the binomial nomenclature. Binomial nomenclature एक law है which is related to the scientific naming के living organisms के scientific name होने चाहिए. And अब point ये arise होता है कि scientific name होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बेटा आपको पता है कि around the world there are different languages. डिफरेंट लैंग्वेज के होने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती थी. अभी तो नहीं, अभी तो हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं कि हम अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन जब साइंटिस्ट जो है वो स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे बायोलॉजी के फील्ड में, न्यू रिसर्चेज हो रही थी, तो उस वक्त ये मुश्किल होती थी कि अगर हम किसी दूसरी कंट्रीज से कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं और उस पर रिसर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है वो कॉमन नेम समझ नहीं आते. फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं छोटे से एग्ज़ाम्पल दूँ कि आम तौर पे सब्ज़ी के तौर पे हम भिंडी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में नेम क्या है उसका? लेडी फिंगर. इसी तरह थोड़ा सा और अगर उसको एडवांस में जाएं तो उसका ओकरा कहा जाता है. इसी तरह ब्रिंजल है, ठीक है, ब्रिंजल है जिसको आम तौर पे हम बैगन कहते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा नाम भी एग प्लांट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे डिफरेंट, ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल दी जो कि उर्दू और इंग्लिश का डिफरेंस था. अब अराउंड द वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस और हर लैंग्वेज में अलग अलग नेम्स होते हैं. तो इसीलिए ये रूल बनाया गया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक ऑथेंटिक नेम होना चाहिए जिसको साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किया जाता है और फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड वही नेम एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है. तो इसके डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है. तो सबसे पहले तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है क्या चीज़? By means two, noms name. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के मुताबिक हर साइंटिफिक नेम का, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम हैव टू पार्ट्स. कितने पार्ट्स होंगे? टू पार्ट्स. द साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्राइजेज ऑन टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज जेनेरिक नेम and the second part is specific name. First part is generic name and the second part is specific name. सबसे पहला पॉइंट ये है. उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या था? इट शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज. लैंग्वेज को भी फिक्स कर दिया गया कि साइंटिफिक नेम कौन सी लैंग्वेज में होगा. इट शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज. नेक्स्ट पॉइंट ये था कि the first letter of generic name should be written with capital letter, ठीक है. generic name जो भी लिखा जाएगा उसका first letter capital letter होगा. first letter of generic name in capital letter and specific name स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे. एंड द फोर्थ पार्ट इज कि अगर साइंटिफिक नेम को आप टाइप करते हैं तो इट शुड बी इटैलिक, ठीक है. इटैलिक राइटिंग आप मोबाइल में भी टाइप करते होंगे तो इटैलिक राइटिंग होती है जो थोड़ी सी टिल्ट होती है, स्ट्रेट राइटिंग नहीं होती, ठीक है. लेकिन ये इटैलिक राइटिंग हम कब यूज़ करेंगे? जब हम टाइप करेंगे. कोई भी साइंटिफिक नेम जब टाइप करेंगे तो इट शुड बी रिटन इन इटैलिक. एंड अगर हैंड राइटिंग में है तो इट शुड बी अंडरलाइंड, ठीक है. अगर हैंड रिटन में होगा तो इट शुड बी अंडरलाइन. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आपने देखा होगा कि मैंने एग्जाम्पल दी थी, द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स इज होमो सेपियंस.
ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है। और ये आमतौर पे तो हम ह्यूमन बींग्स कह रहे हैं, लेकिन ये लैटिन लैंग्वेज में है होमो सैपियंस। उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट क्या बताया था, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम, ये जेनरिक नेम है, जेनरिक नेम है, जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, एंड स्पेसिफिक नेम जो था, स्पेसिफिक नेम ऑल आर इन स्मॉल लेटर्स। अच्छा, यहाँ पे टाइपिंग नहीं है हैंड रिटन में, तो इसलिए ये मैंने अंडरलाइन किया है। इसी तरह फ्रॉग, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। 2 पार्ट्स, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड द सेकेंड नेम आर इन स्मॉल लेटर्स, दे आर अंडरलाइंड, ठीक है। द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये थे। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले जब बियोलॉजी की फील्ड में रिसर्च स्टार्ट हुई थी तो साइंटिस्ट ने या बियोलॉजिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स के अंदर, 2 किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर दिया था, ठीक है। वो 2 किंगडम्स कौन से थे, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। इनिशियली 2 ग्रुप्स थे, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी, और वो किस बुनियाद पे किया था कि वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल होती है, दे आर प्लेस्ड इन द, सेल वॉल हो और क्लोरोफिल हो, दे आर प्लेस्ड इन द प्लांट्स ग्रुप, और जिसके पास क्लोरोफिल या सेल वॉल नहीं होती, दे आर प्लेस्ड इन द एनिमल्स ग्रुप। लेकिन जैसे जैसे स्टडीज़ रिसर्चेस बढ़ती गई तो हमारे पास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे डिस्कवर हुए कि ना ही जिनको हम कम्प्लीटली तौर पे प्लांट्स कह सकते हैं और ना ही कम्प्लीटली तौर पे हम एनिमल्स कह सकते हैं। तो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहाँ रखा जाएगा, इसीलिए न्यू क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन पेश की थी प्रॉपर, वो थे रॉबर्ट विटकर ने की थी। रॉबर्ट विटकर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको सिंपली हम विटकर्स क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर आर 5 किंगडम्स। कितने किंगडम्स को इंट्रोड्यूस करवाया था इसने, 5 किंगडम, देयर आर 5 किंगडम्स। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स थे जिनको विटकर क्लासिफिकेशन ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। दे आर टोटल 5 किंगडम, जो कि प्रीवियसली कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 2 थे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। लेकिन फर्दर जब रॉबर्ट विटकर ने जो है वो स्टडी किया और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसने डिस्कवर किया कि जो है जो ना ही प्लांट में कम्प्लीटली तौर पर फुलफिल कर रहे हैं ना ही एनिमल्स पे, तो उसकी बुनियाद पर इन्होंने टोटल 5 किंगडम्स को इंट्रोड्यूस करवाया। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। नाउ किंगडम मोनेरा में इसने कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया, किंगडम मोनेरा में इसने क्या, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे उनको किस ग्रुप में रखा गया, मोनेरा में रखा गया। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर तो आपको बात पता है कि सिंगल सेल, देयर बॉडी कंप्राइजेज इन द सिंगल सेल। व्हाट इज प्रोकैरियोट, प्रो वर्ड आया है बेटा प्राइमरी से, विच मीन्स अर्ली, इनिशियली। कैरियो वर्ड आया है कैरियन से, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है, अर्ली न्यूक्लियस, इनिशियल न्यूक्लियस। और यू कैन से जो चीज़ अर्ली होगी, इनिशियली होगी, तो वो इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल तो मौजूद है बट दे डोंट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस,
दे डोंट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, के उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, दे आर अर्ली सेल्स, ठीक है, immature cells you can say in a sense that they do not have nuclear membrane around their genetic material. तो prokaryotes, unicellular prokaryotes are placed in the kingdom Monera. इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि they feed by a variety of different methods. इनके अंदर जो mood of nutrition है वो different vary करता है. Next one is kingdom Protista. Kingdom Protista में he placed unicellular eukaryotes. Unicellular eukaryotes. Unicellular again you understand the single cell, ठीक है, their body consists of single cell. Now what is eukaryotes? U का word आया है true, सही, complete, and again कैरियो, कैरियन एंड न्यूक्लियस, जिनके पास प्रॉपर सेल मौजूद है, प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है. यहाँ पे क्या था? प्राइमरी न्यूक्लियस. प्राइमरी न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि कंप्लीट स्ट्रक्चर उसमें मौजूद नहीं था. लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं दे आर ट्रू न्यूक्लियस, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस. सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर दे हैव जेनेटिक materials, and again they have different methods of nutrition. He placed kingdom fungi the multicellular eukaryotes, और इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसने बताया कि दे फीड हेट्रोट्रॉफिकली बाय एब्जॉर्प्शन, ठीक है. मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, और उसके साथ साथ यूकैरियोट्स होंगे. यूकैरियोट दे हैव प्रॉपर न्यूक्लियस एंड दे हेट्रोट्रॉफिकली, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिकली, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि वो अपना फूड डिफरेंट सोर्सेज से हासिल करेंगे. लेकिन किस तरह से? मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन के ज़रिए, ठीक है, कि वो अपना फूड दूसरी जगह से, दूसरे सोर्सेज से एब्जॉर्ब करेंगे. मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये था. और यहाँ पे इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखा गया था? फंजाई में. नेक्स्ट वन इज किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, eukaryotes and autotrophically. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था इसमें? ऑटोट्रॉफिकली, यानी कि ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, ऑटोट्रॉफिकली बाय फोटोसिंथेसिस. ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक, खुद ब खुद, ठीक है. एंड वी नो वेरी वेल दैट प्लांट हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल. उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपना फूड खुद ब खुद प्रिपेयर करते हैं. तो ऐसे तमाम जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, दे आर प्लेस्ड इन द ग्रुप ऑफ किंगडम प्लांटी विच हैव द एबिलिटी to perform photosynthesis and they can produce their food by themselves. Now the next one is kingdom Animalia. Kingdom Animalia के अंदर जो एनिमल्स जिनको रखा गया था वो थे multicellular eukaryotes and heterotrophically मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिकली, यानी कि डिफरेंट सोर्सेज से अपना फूड हासिल करेंगे बाय इंजेशन, यानी कि इनटेक करेंगे, ठीक है, फूड को इनटेक करेंगे. ये मेथड था जिसकी बुनियाद पे विटकर ने इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था. अब इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी है. ऑब्जेक्शंस जो थे वो ये था कि फंजाई के अंदर इसने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको कैटेगराइज किया कि मल्टी सेलुलर. अब फंजाई यूनिसेलुलर भी तो होते हैं. अब वो जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, ही प्लेस्ड इट इनटू द किंगडम प्रोटिस्टा.
एक ही ग्रुप है सिमिलर कैरेक्टर्स वाले, लेकिन वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मल्टी सेलुलर वाले फंजाई किंगडम में आ गए, और जो यूनिसेलुलर फंजाई थे वो किस में चले गए, प्रोटिस्ट में चले गए। इसी तरह एनिमल्स में जो यूनिसेलुलर एनिमल्स थे जिनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, वो चले गए यहाँ पे प्रोटिस्टा में, जबकि उनको होना कहाँ चाहिए था, एनिमल्स में। तो ये सर्टेन ड्रॉबैक्स थी जिसको फिर ओवरकम किया गया था और न्यू क्लासिफिकेशन पेश की गई थी। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आज का जो लेक्चर था यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, एंड स्टूडेंट दैट्स इट फ्रॉम टुडे। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।